हेलो दोस्तों, मैं दीपक पाठक दोबारा से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी क्लास के अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा कंटिन्यूएंस में है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा चल रहा है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अभी तक हम 3 लेक्चर ले चुके हैं। यूनिट नंबर 1 ही चल रहा है अभी हमारा। 3 लेक्चर में ले चुका हूं और इन तीनों लेक्चर के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत सारी बेसिक बात मैंने आपको बताई थी। मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा 7 से 8 मिनट 10 मिनट का एक रिवीजन और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1872 को। ऑल ओवर इंडिया में लगता है, इंक्लूडिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ का होना जरूरी है। मतलब कि एग्रीमेंट आप जो भी बनाओगे वो सोशल एग्रीमेंट मत बनाना। वो कौन से एग्रीमेंट बनाना? बिजनेस एग्रीमेंट बनाना। क्योंकि एग्रीमेंट सोशल अगर बनेगा तो उसमें पार्टी की इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन बनाने की, इसीलिए वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर हम बात करेंगे बिजनेस एग्रीमेंट की, तो बिजनेस एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन पूरी की पूरी होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, इसीलिए वो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होता है और इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। कंक्लूजन निकाला था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करवाया और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कहा कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन मतलब बनाना। हम पहले कॉन्ट्रैक्ट को बनाना सीखते हैं। मैंने आपको 3 तरीके बताए कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के। सबसे पहला तरीका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? या तो आप ओरली कॉन्ट्रैक्ट बना लो बोलकर, या राइटिंग में बना लो कॉन्ट्रैक्ट। ओरल बनाओगे तो भी चलेगा, राइटिंग में बनाओगे तो भी चलेगा। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंपोज्ड बाय लॉ है, लॉ ने आप लोगों पे थोप रखे हैं। वहां पर ओरल और राइटिंग इन दोनों में से किसी की भी बात नहीं होती, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होता है, उसको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि चलते हैं, इन्फर्ड होते हैं फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। पार्टियों के कंडक्ट से चलते हैं, उनको हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल दिए थे, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन, कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन, वेट मेजरमेंट मशीन और फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल। अब हमने सीख लिया कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, यहां तक हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्रिएट करने के बाद ये सीखो कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाए हैं वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है। तो एनफोर्सेबिलिटी को चेक करने के लिए 6 बातें हमें पढ़नी है। पहली बात था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। तो दोस्तों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सिंपली 10 मैंने स्टेप बताए, 10 के 10 स्टेप को फॉलो करना, कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड बन जाएगा। इसको मैंने आपको बताया 10 का दम। प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। अरे गुरुजी, प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है, यानी कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट में भी होती है। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यहां पर मैंने आपको एक केस बताया था मिस्टर एंड मिसेस वॉल्फर के बीच में, जो कि सिलोन से इंग्लैंड चले जाते हैं, याद है? तीसरी बात मैंने आप लोगों को बताई कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने कहा एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट, EXCEPT वाला एक्सेप्ट। माइनर को छोड़ो, अनसाउंड माइंड को छोड़ो और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को छोड़ो, बाकी सब लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए केपेबल है। इन तीनों की डिटेल यूनिट नंबर 3 में दोबारा आएगी। फिर मैंने आपको कहा चौथा पॉइंट, कंसिडरेशन होना जरूरी है, मतलब समथिंग इन रिटर्न होना जरूरी है। क्विड प्रो क्यो, लैटिन वर्ड बोलते हैं इसको। फिर मैंने कहा फ्री कंसेंट का होना जरूरी है, मतलब कॉन्सेंसस एड इडम। कॉन्सेंसस एड इडम मतलब सेम माइंड सेम सेंस। क्लियर है? सेम माइंड सेम सेंस। पार्टी आपस में जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, दोनों पार्टी उस एग्रीमेंट को करने के लिए एग्री होनी जरूरी है। फिर मैंने कहा पर्पस लॉफुल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन बनाना, पॉसिबल टू परफॉर्म हो,
ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जिनको कानून ने वॉइड डिक्लेयर कर रखा हो, और अगर कोई अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर लॉ है तो उसकी भी फुलफिलमेंट कर लेना। क्लियर था? फिर हमने याद किया, स्टार्ट किया था वॉइड एग्रीमेंट। तो मैंने कहा ऐसे एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से यूजलेस होते हैं इसको वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। इसको वॉइड अब इनिशियो भी कहते हैं, मतलब वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, यूजलेस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो कौन कौन से एग्रीमेंट यूजलेस होते हैं? आप माइनर के साथ एग्रीमेंट बना लो, यूजलेस एग्रीमेंट है। यहां पर एक केस बताया था मैंने आपको, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। फिर मैंने आपको बताया अगर आप ऐसे एग्रीमेंट बनाओ जिसमें कंसीडरेशन नहीं है वो भी यूजलेस है। आप अनलॉफुल एग्रीमेंट बनाओ, यूजलेस है। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म बताओ, यूजलेस है। फिर हमने स्टार्ट किया पॉइंट नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कहा था? ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बनाते वक्त वैलिड होते हैं लेकिन परफॉर्मेंस से पहले ड्यू टू सम नेचुरल इवेंट और सम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इस वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी सीज हो जाती है। सीज मतलब पता है आपको, एमसील लगाते हैं किसी जगह पर, एमसील सीज कर देते हैं तो उसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज हो जाती है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब बताया, इट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। बात समझ में आई थी? एक फार्मर का एग्जांपल दिया था कि एक बायर है, फार्मर से 3 महीने बाद सारे आलू खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, सारे एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट के 10 फिट हैं। परफॉर्मेंस से पहले हैवी रेनफॉल हुआ, फार्मर के सारे आलू जो है वो खेतों में खराब हो गए। क्या अब फार्मर आलू की डिलीवरी कर पाएगा? आंसर है नो। क्लियर था? फिर मैंने आपको बताया इलीगल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि वॉइड तो होते हैं, साथ में मेरे दोस्त पनिशेबल भी होते हैं। यानी कि इलीगल मतलब ऑल इलीगल आर वॉइड बट ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल। क्लियर है? फिर मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि कैंसिलेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। याद है पिछली क्लास में बताया था, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी का मकान जब्त कर लिया 100 रुपए में, मकान खरीद लिया 100 रुपए में मात्र धमकी देकर। तो ऐसी सिचुएशन में दो पार्टी हुई, जिसको धमकी मिली उसको बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी, जिसने धमकी दी उसको बोलेंगे डिफेंडेंट पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। और लास्ट मैंने आपको बताया था अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और इसमें मैंने कहा इट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट विच आर गुड इन सब्सटेंस। बिल्कुल ओके होते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन लाइक नॉट प्रॉपर राइटिंग, नॉट प्रॉपर रजिस्टर्ड, नॉट प्रॉपर साइंड एक्सेट्रा, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट बनते बनते रह गया। पार्टी की इंटेंशन गलत नहीं थी, पार्टी सही कॉन्ट्रैक्ट बना रही थी, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट बनते बनते रह गया, उसको बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों अभी तक की क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसको मैंने अभी रिवाइज करवाया है। आज की क्लास अभी स्टार्ट हुई नहीं है, अब होने वाली है स्टार्ट। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब आप करो, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। और पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोशिश करूंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा डालने की। बाकी आप लोगों के रेस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि मेरी कितनी वीडियोस यूट्यूब पे आने वाली है। और बाकी मैं स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूं इस क्लास को। कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे मेरी क्लास को लेना तो वो ले सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स नीचे है। आज की क्लास में आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को यहां तक पढ़ाया था अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को मैं बोल रहा हूं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहला पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी हमने पढ़ ली। मतलब हमने सीख लिया कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, और हमने ये भी सीख लिया
कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने क्रिएट किया है, जो एग्रीमेंट हमने बनाया है, वो एग्रीमेंट वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, इलीगल है या क्या है। तो मैं मान के चल रहा हूं वो वैलिड है। क्रिएट कर लिया, एनफोर्सिबिलिटी चेक कर ली। अब अगली बात, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट नंबर 3 कहता है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। क्या कहता है? सॉरी, एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब अब आपने कॉन्ट्रैक्ट को बना लिया है, कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सिबिलिटी भी चेक कर ली है। अब आप एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बारी है। बना भी लिया है, एनफोर्सिबिलिटी चेक कर ली है, अब कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या करो? परफॉर्म करो। तो कॉन्ट्रैक्ट बेटा परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं बेटे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बेटे एंड में देखो क्या लिखा है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड का मतलब एक पार्टी मिस्टर ए और बी, मान लो मिस्टर बी को एक मोबाइल फोन खरीदना है, वो मोबाइल फोन की दुकान पर जाता है और वो दुकान वाले को ऑफर देता है कि भैया मुझे एक मोबाइल फोन दे दो, फॉर एग्जांपल आईफोन 13, आईफोन 13। कुछ बच्चों के चेहरे पे चमक आ गई होगी आईफोन 13 का नाम सुन के। आईफोन 13 के लिए ऑफर दिया और सेलर यानी कि मिस्टर ए ने आईफोन 13 के लिए एक्सेप्टेंस दी। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट बन गया और बेटा आईफोन को खरीदना और बेचना बिजनेस एग्रीमेंट का पार्ट होता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ए ने क्या करा? मिस्टर बी को आईफोन 13 दे दिया और बी ने ए को क्या करा? आईफोन की पेमेंट कर दी। ए ने बी को आईफोन 13 दिया और बी ने ए को आईफोन 13 की पेमेंट कर दी। कहने का मतलब इस सिचुएशन में मिस्टर ए और मिस्टर बी, ए ने आईफोन 13 दे दिया यानी कि ए अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कर चुका है, परफॉर्मेंस ए की तरफ से ओके, और बी ने भी अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कर ली। कहने का मतलब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों पार्टी, बोथ पार्टी अपनी परफॉर्मेंस क्या है? कर चुके होते हैं। बोथ पार्टी हैव परफॉर्म्ड देयर पार्ट ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड। देखो एंड में क्या है? ईडी, टिड। मतलब दोनों ही पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस कर ली, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। क्या यहां तक समझ में आया? तो बेटे हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस चल रहा है। मैंने आपको पहला बताया एग्जीक्यूटेड, अब मैं आपको दूसरा बताता हूं। सेकंड को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड को बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझाऊंगा। मान लो एक फार्मर है और एक बायर है। बायर और फार्मर के बीच में एग्रीमेंट हुआ। फार्मर ने बोला 3 महीने बाद मैं आपको 1000 केजी राइस डिलीवर्ड करूंगा। ओके। बायर ने बोला फार्मर को ओके आई विल पे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। बायर ने क्या कहा? मैं पे करूंगा डिलीवरी के टाइम पे। कहने का मतलब फार्मर की तरफ से परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है, बायर की तरफ से परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है, अभी सिर्फ एग्रीमेंट बनाया दोनों ने। इसका मतलब
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों ही पार्टी की परफॉर्मेंस ना आउटस्टैंडिंग रहती है। क्या रहती है बेटे? आउटस्टैंडिंग। क्या समझ में आया? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर परफॉर्मेंस ऑफ बोथ पार्टी आर आउटस्टैंडिंग, मतलब एक भी पार्टी अपनी परफॉर्मेंस अभी नहीं कर रही है, वो बाद में करेगी, यानी कि फ्यूचर में करेगी। क्लियर? क्या आप लोगों को समझ में आया? तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का तीसरा पार्ट, जिसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, जिसके हमने 2 पॉइंट पढ़े, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों ही पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस करेगी फ्यूचर में, भविष्य में। क्लियर है? अब यहां पर पॉइंट नंबर 3 है, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी का पार्टली पार्ट, मतलब तीसरा पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस का तीसरा पॉइंट कहता है पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। पार्टली एग्जीक्यूटेड मतलब एक परफॉर्मेंस, एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी और एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस करेगी। मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ये है सेलर, ये है बायर। आप लोग जनरल लाइफ में, या हो सकता है आपके माता पिता बिजनेस करते वक्त, या नॉर्मल लाइफ में, मान लो आपके घर के आसपास कोई दुकान है, जिस दुकान में आपका खाता चलता है। खाता समझते हो? आजकल तो लोग कैश में ज्यादा सामान जो है वो खरीदते हैं, लेकिन पहले के जमाने में खाता चला करता था। खाता मतलब सेलर बायर को सामान जो है वो दे चुका होता था, दे रहा होता था, दे देता था, और बायर सेलर को बोलता था कि आई विल पे ऑन, मान लो सैलरी, जब मेरी सैलरी आएगी तब मैं आपको पेमेंट करूंगा। कहने का मतलब इस सिचुएशन में सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। सेलर के तरफ का कॉन्ट्रैक्ट है पार्टली एग्जीक्यूटेड, मतलब सेलर ने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कर दी है, और बायर की तरफ का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम बोलेंगे पार्टली एग्जीक्यूटरी, और टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे, बोलेंगे पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, बहुत सिंपल सा, इतना सही है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में क्या पढ़ा, मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूं। 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। पहला एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ही पार्टी अपनी तरफ से परफॉर्मेंस पूरी कर चुकी है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों ही पार्टी अपनी परफॉर्मेंस करेगी, फ्यूचर में करेगी। पार्टली एग्जीक्यूटरी और पार्टली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी परफॉर्म कर चुकी है और एक पार्टी परफॉर्म करेगी। बात आपको समझ में आई? क्या कोई दिक्कत इसके अंदर? अगर थोड़ी बहुत भी आपको दिक्कत होती है तो यहां पर ये देखिए, ये नोट्स है हमारे, तो मैंने आपको बताया था मैं आपको नोट्स भी दूंगा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रखे हैं। तो ये नोट्स है हमारे, हैंडमेड नोट्स है, मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ये था, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी के 6 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ये वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर का केस था। ये सारे पॉइंट कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। ये फ्री कंसेंट का ऊपर देखो मैंने कितना प्यारा एग्जांपल लिखा हुआ है। और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, या एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं।
जिसके अंदर देखो तीन चीजें हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, पार्टली एग्जीक्यूटरी और पार्टली एग्जीक्यूटेड। इसके ऊपर मैंने यूनिलेटरल लिखा हुआ है, अभी इसके बारे में समझाऊंगा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को हम इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इनकम्प्लीट मतलब दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस करेगी। देखो नीचे मैंने फार्मर और बायर का एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने देखो लिखा है सेलर ने बायर को गुड्स दे दिया और बायर ने सेलर को पेमेंट दे दी। पार्टली एग्जीक्यूटरी और पार्टली एग्जीक्यूटेड में मैंने सेलर में लिखा है सेलर ने गुड्स दे दिया और बायर 2 महीने बाद पे करेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें इसी तरीके से, आप मेरे नोट्स को पढ़ना, नोट्स अच्छे हैं, आपके हाथ में वो नोट्स होने चाहिए और आप मेरी क्लास बैठ के आराम से देखो, बहुत बढ़िया तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समाप्त करेंगे, कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो अभी हमने पढ़ा है, अभी चल ही रहा है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है, जिसके 3 पॉइंट पढ़ लिए। कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करना हमने सीख लिया, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबिलिटी कैसे होती है वो सीख लिया, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हमने सीख ली है। अब अगला पॉइंट मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं, इस अगले पॉइंट को बोलते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाते वक्त कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की ऑब्लिगेशन उस पार्टी की कब होती है। कॉन्ट्रैक्ट को जब बना रहे हैं तो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन कब फुलफिल करेगी, इसको बोलते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बेटे? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरे को हम बोलते हैं बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक को हमने बोला यूनिलैटरल और एक को हमने बोला बाइलैटरल। बेटा ध्यान से सुनना, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट को बनाते वक्त सिर्फ एक पार्टी को परफॉर्म करना होता है, इसको हम यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ में। यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं, एग्जाम्पल जैसे ही आप समझोगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट आप एकदम समझ जाओगे। मान लो यहां पर कोई एक टूरिस्ट है, मान लो एक पर्सन है, मैं अपना ही नाम लिखता हूं, और यहां पर है एयर इंडिया। एयर इंडिया आपको पता है अभी टाटा ने दोबारा से एयर इंडिया को परचेज कर लिया है। पहले भी टाटा की हुआ करती थी, बाद में एयर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट में आई, अब दोबारा से एयर इंडिया टाटा के पास है। एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर करना है मिस्टर दीपक को। मिस्टर दीपक ने अपनी टिकट बुक करी ऑन 1 जनवरी और डेट ऑफ ट्रेवल जो है, ट्रेवल का जो डेट है वो है 14 फरवरी, 14 फरवरी। कुछ बच्चों को कुछ दिन याद आ गए होंगे 14 फरवरी को सुन के, तो बेटा ज्यादा क्लास में रहो, ज्यादा उधर इधर की बातें नहीं, और बैठ के बिल्कुल फोकस होके क्लास देखा करो। क्योंकि आप लोग जो कोर्स कर रहे हो, ये कोर्स पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छे कोर्सों में गिना जाता है। आप अभी स्टूडेंट बन के बैठे हुए हो और आपके कोर्स में मेहनत बहुत है, और ये जो मेहनत है ना, ये मेहनत कोई छोटी मोटी मेहनत नहीं है कि आधा 1 घंटा पढ़ लिया और आप लोग क्लियर कर जाओगे। यहां पर आपको पूरा का पूरा पिसना पड़ता है, पूरा पिसना पड़ता है। आप लोगों को पता है लस्सी कैसे बनती है? लस्सी बनती है दही को मथने से। मथते रहते 2-3 घंटे तक मथते रहते, इसको बोलते हैं चर्न होना। क्या बोलते हैं? चर्न होना। तो लस्सी क्या हो रही होती है? चर्न हो रही होती है। तो 2-3 घंटे तक लस्सी जो है बिल्कुल ऐसे चर्न हो रही होती है। कितना दर्द होता होगा लस्सी को, आप खुद सोचो। आपको कोई बंदा ऐसे 2-3 घंटे तक हिलाते रहे, तो आपको कितना दर्द होता है? तो लस्सी को हो रहा होगा।
लस्सी पिट रही है, सब ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन एंड में जब लस्सी तैयार हो जाती है, लस्सी के बाद जो क्या निकलता है, व्हाइट व्हाइट बिल्कुल मक्खन निकलता है। कितना सॉफ्ट होता है वो मक्खन। यानी कि जब हमारी पिटाई हो रही होती है, जब हम चर्न हो रहे होते हैं, तो जब चर्निंग दौर खत्म हो जाता है तो मक्खन निकलेगा। इसका मतलब अभी जो आप लोग मेहनत कर रहे हो ना, रोज क्लासेस ले रहे हो, सारे के सारे सब्जेक्टों की, मन भी नहीं करता फिर भी पढ़ना पड़ता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। अभी तो कोविड का टाइम है, ट्रैवलिंग आपका थोड़ा सा बचा हुआ है। एक स्टेज पार करो, फिर इंटर लेवल पार करो, फिर फाइनल लेवल पार करो। ये जो कोर्स आप कर रहे हो ना, ये कोर्स दुनिया का सबसे अच्छा कोर्स है, मैंने आपको बताया। और ये कोर्स आपसे चर्निंग मांगता है। क्या मांगता है? चर्निंग मांगता है। आपको बहुत थपेड़े पड़ेंगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत मन करेगा किताब को बंद करने का, लेकिन याद कर लेना वो दौर, वो भविष्य याद कर लेना जब आप लोग भी कोट पैंट टाई में बढ़िया सी गाड़ी में उतरोगे, बढ़िया से ऑफिस में आपकी नौकरी होगी, अच्छे पैसे कमाओगे, आपकी फैमिली को आप पे प्राउड होगा कि मेरा बेटा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या मेरा बेटा जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होगी जब आप पढ़ाई करोगे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहाने देते हैं पढ़ाई को ना करने के। हम लोग क्या करते हैं? बहाने देते हैं पढ़ाई को ना करने के। हम अपने आप को प्रूव करते रहते हैं कि सर आज ये हो गया, सर आज वो हो गया, आज ट्रैफिक था इसकी वजह से नहीं आ पाया, आज मम्मी को कहीं जाना था इसीलिए मैं नहीं पढ़ पाया। तो बेटा अपने आप को प्रूव मत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, तब जाके जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो चलो क्लास में आते हैं दोबारा से, थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ गए थे। तो मैं आपको यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूं, और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया कि दीपक और यहां पर एयर इंडिया, दीपक का डेट ऑफ ट्रेवल है 14 फरवरी का, और उसने टिकट बुक करी 1 तारीख को। मतलब मिस्टर दीपक ने जो है यहां पर पेमेंट कब कर दी? पेमेंट कर दी है 1 जनवरी को। यानी कि मिस्टर दीपक अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कर चुका है, लेकिन एयर इंडिया वाला परफॉर्मेंस करेगा, विल परफॉर्म। कब करेगा? 14 फरवरी को। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त परफॉर्मेंस करने की ऑब्लिगेशन किसकी थी? सिर्फ एक पार्टी की, यानी कि मिस्टर दीपक की। इसको हम कौन सा बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में पढ़ाया था मैंने, पार्टली एग्जीक्यूटरी और पार्टली एग्जीक्यूटेड। क्या वो वाला टॉपिक इस वाले टॉपिक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर मैंने लिखवाया था यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बेटा इसको मैंने अलग से इसलिए पढ़ाया क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन बात कर रहे हैं। तो ऑब्लिगेशन जो है यहाँ पर एक ही पार्टी की है, परफॉर्मेंस करने की एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गई बात? दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का देता हूं। आप लोगों की फैमिली ने आप लोगों का लाइफ इंश्योरेंस करवाया होगा। आपकी फैमिली लाइफ इंश्योरेंस करवाती है, या हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, या इंश्योरेंस करवाते हैं कार का। तो हम लोग प्रीमियम पे करते रहते हैं, हर महीने या हर साल पे करते रहते हैं। कंपनी क्या करती है? जिसको हम पैसा दे रहे हैं, मान लो LIC को हमने इंश्योरेंस करवाया LIC से लाइफ का, तो LIC हमारे मरने के बाद हमारी फैमिली को पैसा देगी। जब तक हम जिंदा है हम हर साल LIC को पैसा देते जा रहे हैं। LIC अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, LIC की ऑब्लिगेशन कुछ नहीं है। जब हम मर जाएंगे तब LIC की ऑब्लिगेशन होगी। जब तक हम जिंदा है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म का यूनिलैटरल किया, अब है बाइलैटरल। बाइलैटरल वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोथ साइडेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये जितने भी नॉर्मल हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं जहां पर A और B दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं,
इसको बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम इसी के ऊपर पढ़ेंगे पूरा का पूरा, बाइलेटरल। यूनिलेटरल भी पढ़ेंगे लेकिन ज्यादातर बाइलेटरल पढ़ेंगे। आई बात समझ में? क्या किसी को कोई दिक्कत हुई मेरी इस क्लास से? अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट और पढ़ाना है जिसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ई टॉपिक है हमारा ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। क्या टॉपिक है बेटे? ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनना, ये जो दौर चल रहा है ये 2022 का दौर चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 में। 1872 में जो इंटरनेट की दुनिया थी ना, ये बिल्कुल थी ही नहीं। क्या उस समय पे इंटरनेट हुआ करते थे? नहीं। उस समय लोग नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, ओरल बनाते थे, राइटिंग में बनाते थे, लेटर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे। लेकिन अब जो दौर चल रहा है वो दौर चल रहा है 2022 का, और इस 2022 में इंटरनेट के थ्रू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। किसके थ्रू बन रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू। आप लोग जरूर अपने जीवन में Amazon, फ्लिपकार्ट या अदर वेबसाइट, इन सबका यूज कर रहे होगे। इन सबको हम लोग जो बोलते हैं वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। मान लो आप एक मोबाइल फोन खरीद रहे हो फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट से आपने मोबाइल फोन खरीदा, अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, वहां पर अपनी डिटेल डाली, मोबाइल फोन जौन सा आपको चाहिए उसकी आपने कार्ट में डाला, आपने फोन के फीचर्स देखे और आपने मोबाइल फोन की पेमेंट कर दी और डिलीवरी है 2 दिन के बाद। मान लो 2 दिन बाद आपके पास जो फोन आया उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी या कोई फोन बेकार आ गया था, जो मुझे परचेज करना था वो वाला फोन नहीं आया। हुआ है, कई बार ऐसा हुआ, फोन के डब्बों में पत्थर डाल डाल के भेजे गए। स्नैपडील में हुआ था 2-3 बार। तो ऐसी सिचुएशन में जिसने फोन मंगाया है, पेमेंट तो हो चुकी है, उस पर अधिकार है। पहले तो वो प्यार से मांगेगा फ्लिपकार्ट से कि जी मेरा फोन टूटा है, वापस करो। फिर भी फ्लिपकार्ट अगर वापस नहीं करता, वो लीगल एक्शन ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। बात कुछ समझ में आ रही है? ऑन द बेसिस ऑफ ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहां तक हम लोगों का जो टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 का, इस यूनिट नंबर 1 को मैंने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक हिस्सा जो कि बेसिक का हिस्सा है, ये हमारा समाप्त होता है, ये बेसिक हिस्सा हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं आपको एक दूसरे हिस्से की तरफ लेकर जाता हूं और उस दूसरे हिस्से का जो लिंक है वो पहले वाले हिस्से से, यानी कि अभी जो पिछली हमने 3-4 क्लास में पढ़ा है उससे थोड़ा बहुत लिंक आएगा। पहली ही क्लास मैंने आपको पढ़ाई और पहली क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया कि एग्रीमेंट को बनाने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस इन दोनों की जरूरत पड़ती है। क्लियर था? यानी कि क्या ऑफर दे और क्या एक्सेप्टेंस मिले, कैसे ऑफर दे और कैसे एक्सेप्टेंस मिले, ऑफर कैसे होते हैं, ऑफर का मीनिंग क्या होता है, ऑफर के रूल क्या होते हैं, ऑफर का टाइप क्या होता है, एक्सेप्टेंस की मीनिंग क्या होती है, एक्सेप्टेंस का रूल क्या होता है, ये सारी बातें अब जाकर आपके सिलेबस में, आपके टॉपिक में आएंगी। वहां तो मैंने आपको सिर्फ ऑफर का सिंपल मतलब बताया था कि ए ने बी को ये बोला क्या आप मेरी कार बेचोगे या खरीदोगे, बी ने बोला हाँ खरीदूंगा, दोनों के बीच में कंसीडरेशन तय हुआ, एग्रीमेंट बन गया, बिजनेस एग्रीमेंट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो मैंने इस तरीके से आपको समझाया था। बेसिक क्लास थी तो बेसिक नेचर के हिसाब से समझाया। उसको बोलते हैं जिंदगी बेटे 2 टाइप की होती है, एक आम जिंदगी, एक मेंटोस। मेंटोस मतलब दिमाग की बत्ती जला दे। अब दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जलाएंगे आपकी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है। टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। कौन सा टॉपिक है बेटे?
टॉपिक का नाम है ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर मैं आपको सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा ऑफर का। ऑफर पूरा कंप्लीट करेंगे। आई थिंक आज की क्लास के अलावा एक क्लास और लगेगी ऑफर में, और उसके बाद एक्सेप्टेंस कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है लैप्स ऑफ ऑफर, खत्म। यूनिट नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, यूनिट नंबर 1 खत्म हुआ आपका। क्लियर है? मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं ऑफर। तो ऑफर की बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक का नाम है आपका ऑफर। ठीक है बेटे, तो ध्यान से सुनना। टॉपिक स्टार्ट है आपका ऑफर। बेटे सबसे पहले मैं ऑफर में आपको ऑफर की मीनिंग बताता हूं। सेक्शन नंबर 2, इसको क्या पढ़ते हैं बेटे? मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर नंबर 1 से पहले की क्लास दे रखी है, जिसके अंदर मैंने बताया है सेक्शन को पढ़ने का तरीका क्या है। इसको सेक्शन 2 बोलते हैं और ये है क्लॉज ए। क्लियर है? समझ में आई बात? ऑफर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटे। पहले मैं यहां पर ना नोट करूंगा थोड़ा सा, और आपको नोट करने के बाद एक एक शब्द की जानकारी मैं एग्जांपल के साथ दूंगा। ये कहता है व्हेन वन पर्सन signifies his willingness एक मिनट बेटे, टू डू और abstain from doing any activity oblique thing etc is called ऑफर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे पूरा लिखवा दिया, समझाया, तो है नहीं, समझाएंगे, एक एक शब्द समझाएंगे। क्या लिखा है ऑफर का मतलब? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज। बेटा सिग्निफाइज का मतलब क्या होता है? सिग्निफाइज का मतलब होता है एक्सप्रेस करना अपनी, अगली लाइन क्या कह रहा है, हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करना। तो मैं ये कह रहा हूं एक सेलर है और एक बायर है। सेलर को बायर को कार बेचनी है, तो सेलर बेचेगा कैसे? सेलर अपनी विलिंगनेस, कार को बेचने की क्या विलिंगनेस क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब सिग्निफाई करेगा। सिग्निफाइज मतलब होता है एक्सप्रेस करना, मतलब अपने एक्सप्रेशन बताना। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं? एक्सप्रेस कर रहा हूं अपने ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी बातें मैं क्या कर रहा हूं? एक्सप्रेस कर रहा हूं। मतलब एक्सप्रेस करना अपनी विलिंगनेस को, और वो बता किसको रहा है? बायर को बता रहा है। अभी हमने सिर्फ ऑफर की बात करनी है, एक्सेप्टेंस की नहीं करनी। बेटा इंपॉर्टेंट तो ये है टू डू, ये तो बड़ा आसान है। सेलर बायर को ये बोल रहा है कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? तो यानी कि टू डू, कुछ करने का ऑफर दे रहा है, कुछ करने का ऑफर दे रहा है। टू डू तो बेटा बड़ा आसान है, कुछ करने के लिए ऑफर देना। क्या तुम मेरा घोड़ा खरीदोगे? क्या तुम मेरी कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे? क्या तुम मेरे घर में पेंटिंग कर दोगे? क्या तुम मेरा मकान बना दोगे? क्या तुम मेरा काम ये कर दोगे? क्या तुम वो कर दोगे? इट मीन्स टू डू। When one person signifies his willingness to do is also called offer. अब ये जो दूसरा शब्द है ना, abstain from doing,
इस एब्सटेन फ्रॉम डूइंग को एक बार आप ध्यान से समझना, एक बार मैं समझा दूंगा, एक ही बार में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग क्या होता है बेटा? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब ध्यान से सुनो, एक पर्सन है जिसका नाम है क्रेडिटर और एक पर्सन है जिसका नाम है डेटर। डेटर को क्रेडिटर ने दिए 1 लाख रुपए उधार। डेटर ने क्रेडिटर को बोला 4 महीने में ड्यू डेट है, लेकिन 4 महीने बाद डेटर क्रेडिटर को पैसे दे नहीं पाया। चलता रहा ये सिस्टम, क्रेडिटर ने मांगे 2-4 बार, भाई दे दे पैसे, टाइम हो गया, अब तो दे दे, अब तो दे दे। डेटर दे नहीं रहा। एक दिन क्रेडिटर को आया गुस्सा और क्रेडिटर कह रहा मैं जा रहा हूं कोर्ट। क्या जा रहा हूं? कोर्ट जा रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में डेटर डर गया। क्रेडिटर कह रहा भाई कोर्ट क्यों जा रहा है? भाई सुन मेरी बात। डेटर क्रेडिटर को कहता भाई सुन, कोर्ट मत जा। तो क्रेडिटर डेटर से कहता है कि तू मेरे को मेरे 1 लाख रुपए दे दे। क्या कहता है? तू मेरे को मेरे 1 लाख रुपए दे दे, तभी मैं तेरे ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा। आई विल नॉट फाइल सूट अगेंस्ट यू इफ यू पे माई मनी। मतलब मैं नहीं कर रहा चल तेरे ऊपर केस, तू मेरे 1 लाख रुपए दे, मैं तेरे ऊपर केस नहीं कर रहा। तो यहां पर क्रेडिटर ने डेटर को कुछ ना करने के लिए अपने पैसे मांगे। नहीं कर रहा मैं केस तेरे ऊपर। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्टिविटी और थिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑफर। तो यहां क्रेडिटर ने डेटर को ऑफर दिया कि मेरे 1 लाख रुपए दे दे, मैं तेरे ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा। एब्सटेन का मतलब होता है कुछ ना करने के लिए ऑफर देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्त को यह बोलूं कि अगर तू सिगरेट पीना छोड़ देगा तो मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा। दिस इज ऑल्सो ऑफर, बट दिस ऑफर इज एब्सटेन। टू डू के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ये थोड़ी बोला अगर तू सिगरेट पिएगा तो मैं तुझे 20,000 दूंगा। मैंने कहा अगर तू सिगरेट छोड़ देगा यानी कि नहीं पिएगा तो मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा। दिस ऑफर इज फॉर एब्सटेनेंस। दिस ऑफर इज फॉर एब्सटेनेंस। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो हम पढ़ रहे हैं व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्टिविटी और थिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑफर। क्लियर बेटे? तो हमने अभी ऑफर की मीनिंग बताई और ऑफर की मीनिंग में मैंने सबसे मेन बात ये बताई कि जब ऑफर देते हैं तो ऑफर देने वाला पर्सन, ध्यान से सुनना, उसको बोलते ऑफरर, और जिसको ऑफर मिला उसको हम बोलेंगे ऑफरी। ऑफर देने वाला पर्सन ऑफर देगा किसी चीज को करने के लिए और किसी चीज को ना करने के लिए भी ऑफर दे सकता है। अगर ना करने के लिए ऑफर हो इसका मतलब होता है एब्सटेन टू डू। क्लियर है? तो यहां तक हमने ये पढ़ा। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर का एक पॉइंट करवा देता हूं, फिर आपकी क्लास को मैं पैकअप कर दूंगा, फिर बंद कर दूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे तो पढ़ाता ही जा रहा है, रुकता ही नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं अगला पॉइंट ऑफर का, पॉइंट नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। तो बेटे टाइप्स ऑफ ऑफर के ए और बी 2 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ ऑफरिंग। पहला पॉइंट कहता है कि भाई जिसको मैं ऑफर दे रहा हूं, यानी कि जिसको ऑफर दे रहा हूं उसको ऑफरी बोलेंगे, जिसने ऑफर दिया अभी थोड़ी देर पहले बताया उसको ऑफरर बोलेंगे। ऑफरर ऑफर दे किसको रहा है, ये टॉपिक ये है। सर्टेनिटी मतलब ऑफरी कौन है भाई, मैं किसको ऑफर दे रहा हूं। तो बेटे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी, ऑफर 2 टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं जनरल ऑफर
और एक को बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। पहले को हमने क्या बोला, जनरल ऑफर, और दूसरे को क्या बोला, स्पेसिफिक ऑफर। बेटा ध्यान से सुनना, जनरल ऑफर का मतलब ये एक ऐसा ऑफर है, आप लोग कभी रेलवे स्टेशन की तरफ गए होंगे, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या आपकी गली वली में बस स्टैंड की तरफ आप कभी जाते होंगे, तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है, आपने देखा होगा, मैंने कई बार पढ़ा हुआ है, उसमें लिखा होता है गुमशुदा की तलाश। अब कुछ यहां पर ऐसे स्टूडेंट भी है जो अंग्रेजी में समझते हैं, इंग्लिश में समझते हैं, तो उनके लिए लिखा होता वांटेड। वांटेड ये सलमान खान की फिल्म वाला नहीं है, वांटेड मतलब कोई पर्सन खोया हुआ। अब उसके अंदर क्या लिखा होता है, गुमशुदा की तलाश लिखा होता है, एक व्यक्ति, नाम सुनील, रंग गेहुआई रंग होते हैं, मैंने अक्सर देखा गुमशुदा की तलाश के बोर्ड में हम जब भी देखते हैं तो उसमें जो पैम्पलेट दीवारों पे चिपका होता है उसमें गेहुआई रंग होता है, रंग गेहुआ, हाइट 5 फुट 5 इंच, दिमाग से पैदल है, खो चुका है, कोई भी जो इसको ढूंढ कर लाएगा उसको हम 2 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। कोई भी, एनीवन हु ट्रेस मिस्टर सुनील, वी विल गिव रिवॉर्ड ऑफ ₹1 लाख। बेटा ये कौन सा ऑफर दिया उन लोगों ने, जिनका सुनील खोया उन्होंने कौन सा ऑफर दिया, तो बेटे ये जो ऑफर दिया ना वो जनरल ऑफर दिया। जनरल ऑफर का मतलब होता है ये ऐसा ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, ये ऐसा ऑफर होता है जो कि पब्लिक को दिया जाता है, पब्लिक को, कोई भी आ जाओ, जो ढूंढ के लिए आया उसको 1 लाख रुपए। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो बेटा इसके अंदर ध्यान से सुनना, मेड टू पब्लिक एट लार्ज। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो एक एग्जांपल है, मान लो एक है कोई पर्सन, इनका नाम है मिस्टर मल्होत्रा, ठीक है, इनका एक कुत्ता है, एक लेब्राडोर है, और इस लेब्राडोर का नाम है स्नीकर। क्या नाम है बेटे? स्नीकर नाम है। मिस्टर मल्होत्रा अपने इस कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं। अब यही जमाना आ गया, अब कुत्तों से बहुत प्यार हो गया है, इंसानों पे भरोसा नहीं होता, कुत्तों से बहुत प्यार है लोगों का। मतलब कहने को तो मिस्टर मल्होत्रा मालिक है, लेकिन असल में मालिक तो कुत्ता होता है। वो कुत्ते को शाम को भौंकता, वो मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे बाथरूम जाना है, उसको लेके जाते हैं पार्क में या कहीं रोड पे घुमाते हैं बाथरूम। कुत्ता पहले 20-50 जगह सूंघता है, जहां उसका मन करता है वही वो बाथरूम करता है। तो मालिक कौन हुआ? मालिक तो कुत्ता ही हुआ, मालिक ओनर थोड़ी हुआ। चलो वो थोड़ा सा एक मजाक की बात है। अब मेन बात पे आते हैं। मान लो ये जो स्नीकर है ना कुत्ता, ये लेब्रा है ब्लैक कलर का, ये कुत्ता खो गया, क्या बोलते हैं इसको? लॉस्ट। तो मिस्टर मल्होत्रा को बड़ा प्यार है इस कुत्ते से। मिस्टर मल्होत्रा ने बोला, एनीवन हु फाइंड माई लॉस्ट डॉग आई विल गिव रिवॉर्ड ऑफ ₹2 लाख। कुत्ता खो गया, 2 लाख रुपए का इनाम। तो बेटे मान लो कोई मिस्टर बी इस ऑफर को सुनकर कुत्ते को ढूंढ के लेके आ गया, तो बी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। समझ में आ गई बात? इस ऑफर को सुनकर मतलब जो उसको लेके आएगा, कुत्ते को लेके आएगा, उसको पता होना चाहिए कि इस पे ऑफर मिला है। हम यहां पर पढ़ेंगे ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड में, रूल बताऊंगा ऑफर के, उसमें रूल नंबर 2 बताऊंगा। ये जो मैं बार बार लाइन पे फोकस कर रहा हूं ना, इस ऑफर को सुनकर इस बारे में वहां पर डिस्कस करूंगा। तो ये वाला ऑफर कौन सा ऑफर हो गया? तो ये वाला ऑफर हो गया बेटे जनरल ऑफर। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा ऑफर जो कि मेड टू पब्लिक एट लार्ज, कोई भी पब्लिक का पर्सन हो उसको दे दिया, उसको बोलेंगे जनरल ऑफर। अब मैं आपको बता रहा हूं स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है हम ये ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन को दे रहे हैं,
पर्टिकुलर पर्सन को या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को दे रहे हैं। अब मान लो मेरे बैच में 300 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक बैच में 300 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सीए फाउंडेशन का बैच है, 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब तो कोविड का दौर आ गया, अब तो फेस टू फेस में भी हम दूर दूर बैठाकर पढ़ाते हैं। आजकल केजरीवाल साहब ने वो भी बंद कर रखा है हमारा, इसीलिए घर पे बैठे हुए। तो 300 स्टूडेंट का मान लो बैच है और मैं अनाउंस कर दूं कि तुम में से जो भी लॉ में 85 मार्क्स लेके आता है आउट ऑफ 100, सीए फाउंडेशन वालों को जो भी 85 मार्क्स लेके आता है, मैं उसको बहुत बढ़िया एप्पल का आईफोन 13 गिफ्ट करूंगा। तो बेटा ये कौन सा ऑफर है? तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये तो जनरल ऑफर है, आपने पब्लिक को दिया। अरे पब्लिक को थोड़ी दिया मेरे भाई, यहां मैंने पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन 300 लोग जिनको हम गिन सकते हैं उनको ऑफर दिया। अब मान लो किसी और इंस्टीट्यूट का कोई स्टूडेंट मेरे पास आ गया, लाओ सर मैं 86 मार्क्स लेके आ गया, आईफोन 13 दो। क्या दूंगा आईफोन 13? नहीं, मैं अपने स्टूडेंट को आईफोन दूंगा, मेरे स्टूडेंट। तो ये सारे स्टूडेंट जिनको मैं गिन सकता हूं, इसको स्पेसिफिक ऑफर बोलेंगे, मेड टू पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। क्लियर? मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है। तो बेटे आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, यहीं एंड करेंगे क्लास का। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, सारी नोटिफिकेशन आपको लॉ की मिलती रहेगी आगे के सब्जेक्ट में। मेरा नंबर मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, 9582459399। वैसे मेरे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेरे नोट्स भी मिलेंगे, मेरा नंबर भी मिलेगा। व्हाट्सएप करो, कोई डाउट होता है इमीडिएटली की गारंटी नहीं लेता, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, आपके हर डाउट का रिप्लाई दूंगा, हर क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। क्वेश्चन नहीं हो रहा, फोटो खींचो, व्हाट्सएप पे भेजो, मैं आपको आंसर आपका भेजूंगा, या आप फोन पे भी बात कर सकते हो मुझसे। क्लियर है? और कोई समस्या हो, डाउट हो, मुझसे बोलना। फिलहाल के लिए आज की क्लास यहीं पर ब्रेक हो रही है। ओके।